अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 अप्रैल 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं, आप वो देख रहे हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता है सरदार तनवीर जो हैं वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए बिला मुकाबला। किसी ने कागजात जमा नहीं कराए उनके, और बड़ी आसानी से इन्होंने ये संग मिल अबूर कर लिया। हवा चली थी, आपको पता है, वफाक से होती हुई सुबह में गई, सुबह पंजाब से होती है, सुबह आज़ाद कश्मीर में भी गई। लेकिन आज़ाद कश्मीर अपना ही है कि अपना ही बंदा एक उतार के, जो अपना वज़ीर आज़म पहले था, उसकी जगह एक नया वज़ीर आज़म अपनी ही पार्टी का आ गया है। चलो एक लिहाज से तो अच्छा है, बेहतर है, मुबारक हो सरदार तनवीर साहब को। इस्लामाबाद में बहुत बड़े कारोबारी आदमी हैं, बहुत बड़ा मशहूर प्लाजा जो है वो इन्हीं का है, और उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। एक जो चीज़ आपने ख़ास तौर पर पूछी वो तोशाखाना के हवाले से, मैं कोशिश करूँगा कि वो पुरानी जो हिस्ट्री जो है ना, किसने यानी पुराने जो अरसे में क्या क्या कुछ होता रहा है यहाँ पर, वो सारी तफसीलात मुख्तलिफ़ अखबारों में छपी हैं, वो आप तक सारी मैं शेयर कर देता हूँ कि कहाँ किसने क्या क्या फ़ायदे उठाए हैं यहाँ पर। और बादशाहों वज़ीरों से तोहफ़े मिलते रहे हैं। और अपना तोशाखाना फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है बुनियादी तौर पर। डिक्शनरी के मुताबिक से मानिए वो मकान जहाँ अमीरों के लिबास, पोशाक और ज़ेवरात वगैरह जमा रहते हैं, ठीक है ना जी। और जहाँ 30,000 से ज़ायद जो है ना कई चीज़ें इस्तेमाल में रहती हैं, ठीक है ना जी। और वहाँ जस्टिस कासिम खान साहब के पास समाअत हुई थी इस केस की, और वहाँ बैठ कर तय किया था कि क्या होना है। तो जो नाम जहाँ उस वक्त सामने आए हैं ना, और रिपोर्ट के मुताबिक 90 ब्यूरोक्रेट 2 करोड़ 7 लाख के तोहफे तोशाखाना से ख़रीदे। सेक्शन ऑफिसर शहजाद अंजुम ने 90 लाख मालियत के जेवरात ख़रीदे। PAC कामरा के प्रोग्राम मैनेजर जावेद इकबाल ने 27 लाख की बल्गारी घड़ी खरीदी। ईवान सदर के प्रोटोकॉल अफसर मोहम्मद सईद ने मुतअद्दिद अशिया खरीदी। काबीना डिवीजन के नजीवर ने 600 रुपये में मुजस्मा ख़रीदा, और गुलाम मोहम्मद सिर्फ 3500 रुपये में कारपेट ख़रीदा। ये सारी मुझे सिर्फ बताने हैं कि जहाँ बड़े बड़े लोग हैं ना, वहाँ इन लोगों ने भी क्या क्या इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए बैकग्राउंड पे वो सारी तफसीलात चल जाएंगी। और पंजाब से काबीना तो आपके सामने, वो तो वजह है क्या है कि लड़ाई ऐसी है, इमरान खान साहब का बयानिया ऐसा आ गया, काबीना तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। कंसेसिस हो जाएगा, चले अब हो भी जाता है कंसेसिस तो बाद की बातें हैं। सदर पाकिस्तान ने अपना माइंड बड़ा क्लैरिटी के साथ दे दिया है कि वो शायद हल्फ ना लें इनका, तो ये काबीना एक आध दिन के अंदर चलें ले लें। लेकिन डिफरेंसेस इतने पैदा हो गए हैं, बैकफुट पे जा चुके हैं, और इलेक्शन बहुत जल्दी है। पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो है ना जल्दी इलेक्शन कराने की बातें हो रही हैं। और इलेक्शन हो पाता है या नहीं होता, ये एक अलग इशू है। ये आप लोगों का ये जो है ना अपना अर्ली इलेक्शन किस डेट को होता है, मैं ये बात कर रहा हूँ किस डेट को होता है, ये आप आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चूँकि चीज़ें जिस तेज़ी से आ रही हैं सामने, वो आप समझ सकते हैं। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं पंजाब असम्बली के हवाले से जो मैंने असदुल्ला के प्रोग्राम में बातें की हैं, वो बैकग्राउंड आप एंड पे देख सकेंगे। एक आर्टिकल 63 का मुनीर अहमद की तरफ से रेफरेंस दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर रजिस्ट्री में दायर किया था कल, और आज जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, और वो भी इसी का हिस्सा होगा। और यहाँ बात बड़ी सिंपल सी है, अमानत में ख़यानत है। आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट में 95 में, यानी आप अपनी पार्टी के आप डिफेक्शन कर नहीं सकते। बिल्कुल इसमें अपना आ सकती है तहरीक अदम एतमाद, ये बंदा ये कहे कि नहीं आ सकती, लेकिन मेजॉरिटी आपको लाना पड़ेगा, और रीजनिंग देनी पड़ेगी, वजूहात जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। और यहाँ बार बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि मैं तफसीला ज़्यादा ना बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हाल। और वहाँ उठाया यही मामला है, फिर पंजाब असम्बली का उठाया कि 26 के करीब मुनहरफ अरकान हैं, उसका भी जिक्र किया है। और यही कहा है कि इसकी एक तो कर ही नहीं सकते वादे तौर पर, अगर उसके बावजूद अगर वो क्यों करता है तो इसकी जो नाहली है वो ताहियात होगी। 62 अमानत में जो ख़यानत की है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। वो ठीक है, कोर्ट के अंदर भी हेयरिंग हुई, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि वहाँ क्या हुई और किस तरह हुई है, वो भी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ जो पॉइंट रखे हैं कि मुख्तलिफ जो वाक़े हुए हैं उनका जिक्र किया है,
और अदालत का माइंड यानी ये रखा है कि ये इजाज़त दी नहीं जा सकती। तारीख़ इसकी बड़ी ख़तरनाक है, 2 असम्बलियाँ टूटी गई हैं और सिर्फ यही हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से, ये घोड़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से। और ये अभी तो फ़िलहाल पैसा बाहर से भी आया है, आ सकता है, इसलिए इसको फॉरेन फंडिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, आर्टिकल 17 के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन साथ ही इसके 91 आर्टिकल की बात हम मेजॉरिटी यानी पार्टी के अंदर अगर आप मेजॉरिटी में लेके आ जाएं तो फिर तहरीक दमदमात कामयाब हो सकती है। ये नहीं कि 4, 10, 12, 20 लोग उठे और आके कहीं उठा के चलता हुआ बाहर कर दें एक जमहूरी हुकूमत को सामने रखते हुए। उसमें तो इस तरह की इजाज़त दी नहीं जा सकती ना, यानी आपके कैसे दी जा सकती इजाज़त? ये बिल्कुल इजाज़त ऐसी दी नहीं जा सकती है। चलें आपको ले चलते हैं, यही आर्टिकल 63 का रेफरेंस जो है बैकग्राउंड पे वो अपना चल रही होगी, कॉज लिस्ट चल रही होगी जो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। और जहाँ जो बातें की गई हैं अपना अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में आगे कि नई तैनाती नहीं अटॉर्नी जनरल साहब की, तो मुनासिब है तो इसका आप आगे ले जाएँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के दलाल मुकम्मल हो गए हुए हैं और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर नोटिस करने को कहा। दरख्वास्त जिस इशू से मुतल्लिक़ है उस पर अदालत में बात हो रही है। चीफ साहब ने कहा जिसको नोटिस करना है वो तमाम फ़रीक़ान अदालत में मौजूद हैं। ये आइनी बहस का मुकदमा है, सदारती रेफरेंस है, इसको चलाएंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए, उन्होंने पनामा केस का जिक्र किया और तायाद नाली के हवाले से जिक्र किया कि डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट, और बात सही है। वोट पार्टी की हमारी जो मैं बात कह रहा हूँ, पैसे देकर ज़मीर बेचा नहीं जा सकता, पैसे देकर तो कान असम्बली से मुल्क मुखालिफ कानून साजी करवाई जा सकती है। पंजाब में जो हालात हैं वो सबके सामने, तमाम स्टेक होल्डर की जानब से अदालत की जानब देख रहे हैं। अब तो मुनहरिफ अरकान अवाम में भी नहीं जा सकते, ये अपना एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया। कुछ लोग चाहते हैं नराब की इजाज़त हो, कुछ चाहते हैं ना हो। जस्टिस जमाल खान मद्दो के लिए बिल्कुल कोई कहने या चाहने से नहीं है, जब पहले ही इजाज़त नहीं हो तो अब क्या इजाज़त हो रही है। आजकल आसान तरीका है, 10,000 बंदे जमा करोगे, मैं नहीं मानता यार। पार्लियामेंट तहयात नाहली का वाज़े नहीं लिखा है, जैसे जमाल खान मंदोखेल है। पार्लियामेंट ये जानबूझ कर नहीं लिखा ताकि गलती से लिखा नहीं और चीज़ सामने ज़रा आ जाए। पार्लियामेंट मौजूद हो वो जानबूझ कर नहीं लिखा या गलती से नहीं लिखा। जैसे पार्लियामेंट मौजूद हो तो वह उसके सामने पेश करें आप। आइन के तशरीह करना अदालत ही का काम है। इस्लामाबाद AG इस्लामाबाद ने कहा सेनेट इलेक्शन के बाद भी वोट खरीदा फरोख्त हुई, पार्लियामेंट को खुद तरमीम करने दे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है और यहाँ कौमी लीडरों को अदालती फ़ैसलों की का दिफा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अदालत क्यों आपके सियासी मामला पर पड़ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट पार्लियामानी जमहूरियत की बुनियाद जो है एक सियासी जमात है। सियासी जमातों को चारों सूरतों में आर्टिकल 63 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जहाँ लोग ने पार्टी से जो मुनकर होने वाले हैं ना, पाबंदी की वजह जो कायन की 61 अपना शिक जो है ना 60 आयन से निकाल दी गई। ये ध्यान से हॉर्स ट्रेडिंग हर फैसले आए तो 1988 में आइन में तरमीम की गई। 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 63 ये रिकॉर्ड पे सामने लाई गई है। 2020 में 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 63 सामने, ताकि कम से कम अदालत के सामने चीज़ें रख जाएँ। आइन की खिलाफ वर्जी खुल्लम खला दी नहीं जा सकती है। कई लोग आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 पर चले जाते हैं। आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 का केस नहीं बनता है, ये बात सही गई है। और सदारती रेफरेंस के मुताबिक सदारती अपना मुनहरिफ अरकान पर 62(1)F का इतलाक़ होगा। अदालत तयन करेगी आइन से नराब का क्या नतीजा है। आइन की खिलाफ वर्जी वाला खुद अपनी खुशी पर जाए या कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये है ना कि आप इस्तीफ़ा दे देना इलेक्शन लड़ने, लेकिन अगर आप फिर ज़बरदस्ती आ गए तो आपके साथ बड़ा सख्त इंसाफ होगा। ठीक है जी। पार्टी से नराब रोकने सामने की हलफ की खिलाफ वर्जी है, AG साहब ने कहा। आर्टिकल 63 तहयात नाहली है। 2 आर्टिकल 95 की क्या अहमियत रह जाएगी? आर्टिकल 95 का सवाल भी अदालत के सामने नहीं आया। क्या अदालत अपने से तहयात नाली शामिल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा आर्टिकल 62(1) की तशरीह में आयात तहयात नाली करार दे चुकी हुई है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अपने दलाल मुकम्मल कर लिए। बाबर अवा ने अपने दलाल का आगाज़ किया। अब उन्होंने कहा जी हमारी दरख्वास्त का मेमो दे दें। दरख्वास्त का मेमो गेट से कोई ताल्लुक नहीं है, अब गेट बंद करना होगा। जस्टिस उमर ताबिन दयाल साहब ने जब ये बात की तो इस पर मकबूल बाकर साहब ने जवाब दिया अपना इस वक्त सिर्फ वज़ीर आज़म हैं, काबीना नहीं है। मुल्क में 8 दिन से ज़्यादा का माशरा लगाया नहीं जा सकता। ना अटॉर्नी जनरल है, ना वज़ीर कानून है। सदर पाकिस्तान का आर्टिकल
रेफरेंस बरकरार रखने की बात की और आर्टिकल 63 के हवाले से बात छोड़ दिया कोडों के ऊपर, तो कोडों की तरफ से जो भी ये जवाब आता है वो जवाब आपके सामने रख दीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ जो बड़ी मज़ेदार बात है ना आपके सामने, इसमें बोकला जो है मुस्तफा रमदे भी आए हैं, हसन इरफान भी आए हैं, ये सियासी जमातों किसी ने ज्वाइन नहीं किया, ये यकीनन जो है ना हमारे दोस्त अहबाब हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज्वाइन किए हैं, और जो बातें सारी सामने रखी हैं वो मैं चाहूँगा वो भी आ जाए, ठीक है ना जी। अब अपना मुस्तफा रमदे कहते हैं कि आइन रेफरेंस में आइन दोबारा लिखने का कहा है, आर्टिकल 63 बिल्कुल वाजी है, क्या अदालती इख्तियारात में कमी कि आइनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ जुर्म होगा, आइनी तरमीम में वोट ना देना और मुखालफ वो पार्टी को वोट देना अलग चीज़ें हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स हैं, मुखालफ पार्टी को वोट देने के लिए मुस्ताफ़ी होना ज़्यादा मोतबर है, मुस्ताफ़ी होने जैसा इंतहाई कदम वाहिद हल कैसे हो सकता है, जैसे ये मुस्तफा रमदे ने कहा, ऐसी बात से आप पार्लिमानी जमहूरियत की नफ़ी कर रहे हैं, पार्लियामेंट पार्टी के फैसले से इख्तलाफ है तो अलग हो जाए, ज़िमनी इलेक्शन आज़ादाना हैसियत से लड़ा जा सकता है, जैसे आइन ने मुनर्रफ करार दिया उसे आप मुअज़्ज़ज़ कैसे बना रहे हैं जी। और अपना यहाँ अब आगे जब रखा है अपना ऐसी बात से आप पार्लियामेंट जमहूरियत की नफ़ी करते हुए, और अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर करार दिया है कि आप चाहते हैं अदालत करार दे कि जो है ना जी अदम एतमाद हर रुकन को आज़ाद वोट देने का हक है, और पार्लिमानी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दिया जाता तो आर्टिकल 95 गैर मौसर हो जाएगा। आर्टिकल 63 और 95 एक दूसरे को कैसे मौसर करार देते हैं, आर्टिकल 95 और 63 आप चाहते हैं कोई शिकायत है या नहीं कर रहे, या हम नहीं मानते, बदकिस्मती से जो इस्लामाबाद और लाहौर में हुआ, मुस्तफा रमदे वकील BNP ने कहा है वीडियो मामले पर 2 रुकन इलेक्शन कमीशन गए, बाबर रवान ने जो वजूहत लिखी उनमें से लगता है कि उनकी जमात में संजीदगी नहीं है, अदालत को सियासी मामला में मुताखिर का कहा जाता है, ये पार्टी सरबराह का इख्तियार है कि मुनफ़्फ़िद अरकान के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा मुमकिन है कि पार्टी सरबराह कोई कार्रवाई ना करे, मुमकिन है कि नहाब करने वाला अपने अमल की वजाहत कर दे, हालात की वजह संजीदा किस्म की मुहिम चलाई जा रही है, जैसे मुस्तफा रमदे ने जो कि ग्राउंडों पर जो हाल आप सारा कुछ देख रहे हैं, आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्होंने ली है और जिम्मेदारी निभाएंगे। अदालतें 24 घंटे काम करती हैं, किसी को अदालती कार्रवाई में उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस साहब क्या है जी, अदालत को मफरूज़ों की बिना पर गैर ज़रूरी तौर पर सियासी अमल में धकेला गया है। अब ये सारी चीज़ें मैं तो नहीं जानता था, मैं समझ रहा था कि जो हालात और वाक़यात हो रहे हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि इस पर खामोशी बेहतर है। ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हेयरिंग चल रही है डिफेक्शन की, अब ये सारी चीज़ें मंतकी अंजाम की तरफ तकरीबन आ रही और उम्मीद है बहुत जल्द फैसला आप देख लेंगे के अंदर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं पार्लियामान में जो रवायात है उसी पे रहूँगा। तारीख जो है ना मस करके रख दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो इस जमहूरी रवायात को प्रोटेक्शन के लिए ना जो चाहते थे कि जनाब डिफेक्शन ना अप्लाई हो, ये रिकॉर्ड की बातें उठाकर देख लीजिएगा। हिस्ट्री मोहतबर नज़ीर भट्टो की जब असेंबली डिसॉल्व हुई, नवाज शरीफ की असेंबली जिन्होंने तय कर लिया था कि हमने ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करने देनी, ये रिकॉर्ड की बात की चीजें है। इन्हें क्या पता है अभी जब इंसान इक़्तिदार की भूख में भाग रहा हो ना तो उसे इस तरह की चीजें, क्या आप मेरिट की बातें मत किया करें खुदा रहा। ये तो आप ये तो एक दूसरे को नीचे दिखाने के हवाले से हैं। जरा हम अब ये जो बात अभी कर रहे थे जो निसार साहब ले चले ना वहां पर कि पार्लिमानी जमहूरियत को इन्होंने सॉवरेनिटी को इन्होंने खुद फेंक दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मामले लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए पंजाब असेंबली के, फिर डिप्टी स्पीकर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गए। पहली बात तो ये कर दी इन्होंने खुद पार्लिमानी सुप्रीमेसी इन्होंने मट्टी में नीचे फेंक दी है, और ये तारीख याद रखी जाएगी। कल आके जब इनके साथ होगा तो ये चीखे मारते निकल आएंगे। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं, छोटे नहीं। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, जब स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले तो फिर जाहिर है वो अदालत का रुख करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? मैं बड़ा सिंपल सा अर्ज करूं, क्या होना चाहिए था वो उसी के अंदर रूल्स के अंदर प्रोविजन दी हुई है। पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि जो पंजाब असेंबली के अंदर आज हुआ है ना सिर्फ वो तौहीन अदालत है, बल्कि डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट फौजदारी मुकदमात बनते हैं कि उन्होंने इंस्टिगेट किया, उन्होंने हालात है। अपनी मिसाल के तौर पर वो रूल्स तो पढ़ते नहीं, उन्हें शायद पार्लियामानी प्रिविलेजेस का पता नहीं है, इस्तेहकाक क्या है। जिन्होंने आज आकर असेंबली के अंदर हमला किया ना, इन सब के ऊपर पर्चा दर्ज होगा और इन सबको सजाएं दी जा सकती हैं, जो मर्जी आप कह लें। यानी वजह क्या है कि आप लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी अगर पार्लियामेंट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था, वो पार्लियामेंट के बाहर की लॉ एंड ऑर्डर से रखना था। अंदर ऐसा क्या हो गया, अंदर या बम लग गए थे, इतने बंदे आके यहाँ को लाठियां मार रहे थे,
खुदारा यार मजाक बना लिया इन लोगों ने। ये इन्होंने जो गुंडागर्दी की इंतहा कर दी है, जो सीजनल माफिया या गॉड फादर के हवाले से आप देखे मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने मिस हैंडल किया है, आपने देखा नहीं कि वो तो खून हो गए थे डिप्टी स्पीकर, वो तो जनाब डिप्टी स्पीकर के कपड़े फट गए थे। खुदारा डोंट मेक फन। मगर आज़ाद सदीक साहब ये बताएं ना कि अगर आज वज़ीर आला का इंतखाब होना हो और जिस जमात के पास अक्सरियत नहीं है वो इंतखाब ही ना होने दे रही हो, तो फिर क्या होगा? कोई तो हल है ना इसका? देखिए मैं अर्ज करूं, स्पीकर के ये जो इजलास का डेकोरम है ना, ये डिप्टी स्पीकर ने उनको जल्दी किया थी कि मैंने आधे घंटे में करना है, पूरा दिन उनके पास पड़ा हुआ था। वो कुछ अरसे के लिए बाकायदा इसको एडजर्न करते, आपस में गुफ्तो शनीद होती। किसने कह दिया है? यानी वो तो कल का बच्चा है। मैं तो हैरान हूं कि उसको, और मैं हाईकोर्ट में मौजूद था, उसको तो खुद बोलना आता नहीं था। जो इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा ग्रुप के वोकला, यानी मैं तो कोर्ट के अंदर मौजूद था, वो बाकायदा जो कुछ उन्हें पढ़ा के दे रहे थे। आज वो एप्लीकेशन लिख के दी, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अपने हाथ की नहीं लिखी हुई, जरा उनसे पढ़ा के देख लीजिएगा। वो जो उनको लिखा आ रहा था, वो जो स्क्रिप्ट लिखा आ रहा था, वो स्क्रिप्ट उसके मुताबिक लेकर चल रहे थे। बहुत यानी ऐसे बच्चों को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाकर दे दे कि जिनको पार्लिमानी रवायत का पता नहीं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, जिनको हाउस ऑर्डर करना नहीं आता। क्या मुश्किल काम था ये सारे उनकी एक कमेटी बनाते, बिठा के गुफ्तो शरीत करते। लेकिन वजह क्या थी कि उनका ऑलरेडी माइंड ये था, ऐसे हालात पैदा करने थे उन्होंने, और ये उनका अपना नुकसान है। मैंने जैसे पर्चे का कह दिया है, मैंने उसके अलावा जो स्पीकर जो परवेज लाई साहब ने बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक है। जो प्रिविलेज वायलेट की है ना, उन्होंने रूल्स पढ़े नहीं है, आर्टिकल 66 नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 6 से पढ़े, देखिए प्रिविलेजेस हैं आपके पार्लियामान के, प्रिविलेजेस हैं, उनके इस्तेहकाक हैं, उनके इस्तेहकाक जिस तरह मजरू की है ना, फौजदारी मुकदमा तो है ही है, लेकिन उसके हवाले से बाकायदा सजा है। और जो आप जो याद रखिएगा, आईजीबी और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, उन सबको सजाएं दी जा सकती है। मैं आता हूँ अब आर्टिकल 63 के तहत। अच्छा, आपको याद होगा हमजा शरीफ ने, वो आपको पता फ्लैटीज के वजीर आला बने थे ना, तो फ्लैटीज के अंदर ये सारे चेहरे दे दिए थे, और वहां पर ये दोस्त मजारी साहब मौजूद थे। तो दोस्त मजारी किसने कहा है कि इंडिपेंडेंट नहीं थे? ये तो बायस थे, ये तो उनका टारगेटेड एजेंडा था। और जिस तरह उन्होंने आज हाउस चलाया ना, उन्होंने साबित किया है कि वो बेहतरीन मुलाजिम है, उनको गालिबन को अच्छा एक अवार्ड मिलना चाहिए। ये उनके पास की बात नहीं है। क्या किया उन्होंने? क्या किया सुने जरा। बाकायदा पार्टी चेयरमैन ने डेक्लेरेशन दे दी थी, पार्टी जो मुनारा फारा की ना, उनको डेक्लेरेशन दे दी थी। डेक्लेरेशन क्या दी थी कि वो जनाब बाकायदा डिफेक्शन कर चुके हैं। उन्होंने आज हाउस के अंदर बताई, उन्होंने बाकायदा 2 दिन के अंदर ये भिजवानी थी इलेक्शन कमीशन को, भिजवाई उन्होंने नहीं भिजवाई। और वोट देखें यहाँ अब ये इलेक्शन टोटल इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है फॉर 3 रीजंस। नंबर 1 कि ये जो डिफेक्शन के हवाले से मामले थे, वोट डाल देते लेकिन वोट काउंट नहीं करने थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और दूसरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कि उन्होंने ये रेफरेंस गलत है या सही था, उन्होंने भिजवाया नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं भिजवाया। तीसरी बात ये है कि जब हाउस के अंदर जो उन्होंने इस तरह के लोगों को बुला लिया, ये इलेक्शन फेयर नहीं कहलाएंगे कि आपने पुलिस को बुला लिया, सब लोगों को अंदर बुला के, और जो कुछ मारकुटाई आपने की, ये पार्लियामानी रवायत की, प्रिविलेज की आपने वायलेशन की। और चौथी बात आ जाए, आपने आर्टिकल 63 के हवाले से कहा, बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। वो क्या सवाल है? 63 के तहत अब 2 दिन के अंदर अंदर डिफेक्शन उन्होंने कर दी है। यानी ये कहा जाए जरा PMLQ को, अभी आपने तो PMLN के आपको दे दिया है, वो तो दे ही नहीं सकते थे आप, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफेक्शन हो गई 2 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर ये बाकायदा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, जब ये 20 लोग निकल जाएंगे, 197 से 20 निकाल दें तो 177 रह गए, 186 कैसे मेंटेन रख सकेंगे आप तो चलें, इस सवाल का जवाब जरा चीमा साहब से भी लेते हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, आपने फंड देने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, आपने खुद बैठ। और अगर इस मामले को लटकाया जाए तो दोबारा फिर अदालत की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अदालत के पास जाएगी कि हमने डिफेक्शन के लिए जो है वो सिफारिश की है। लेकिन असद साहब, मैं एक बात तालपुर साहब को बड़े अदब से अर्ज करना चाहूंगा, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफ तू अच्छा नहीं होता। आपने नूर आलम, नदीम अफजल चांद और उसके साथ उन बुजुर्ग के साथ क्या हाल देखा आपने, तारीख की बात है। आपने एक मेजर साहब के साथ सड़कों पे क्या हाल देखा, जिस तरह की अता तड़ड़ जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो यानी क्या समझते हैं आप, बदमाशी है। खुदारा ये कौम के साथ आराम से प्यार मोहब्बत से, आज जो फैमिली के अंदर हुआ उसको एक तरफ छोड़ दें। चले मैं पहले इस तरफ आ जाता हूँ। राजा परवेज अशरफ ने आज जो रूलिंग दी है ना, इनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग बड़ी जल्दी शुरू होगी। उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। ये कैसे कह सकते हैं किसी, यानी मेरा कोई एक MNA आगे कहता कि जनाब मेरा इस्तीफा गलत मंजूर कर लिया है, उसके पास इख्तियार है, अब तो नोटिफाई हो चुका है बाकायदा। अब वो नोटिफिकेशन को कैसे वापस आप ले सकते हैं? स्पीकर सेक्रेटरीट ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब क्या है? आज तो राजा परवेज ने और बड़ी ये काम कर दिया ना, आते ही मोहसिन दावड़ को और अली वजीर को जिस तरह माइक दे दिया। जो बात कर रहे थे ना निसार चीमा साहब भी, तालपुर साहब भी, आइन कानून पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। आर्टिकल 95 के अंदर
28 तारीख को लीव मिलती है और 3 तारीख वाले दिन ये बाकायदा एक्सपायर होनी थी और ये डेट आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि काउच जो है नेगेटिव लैंग्वेज में। ये 3 तारीख वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, या सुप्रीम कोर्ट स्टे देती तो रोक सकती थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम बड़े क्लियर हैं, ये अबेट हो चुकी है, ये हम रिव्यू के अंदर पॉइंट लेकर आ रहे हैं, ये अबेट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को फैसला दिया, उन्होंने कहा आप 3 को वापस चले जाए। ये डरे क्यों हुए थे? 12 बजे से आगे टाइम जाने देते ना, तो 12 बजे से क्यों आगे जाने नहीं दे रहे थे? ये बात समझने वाली बात है कि वो टाइम वहां पर अबेट हो चुका था, खत्म हो चुका था, और ये बड़ा लीगल और लॉजिकल सवाल है। दूसरी जहां तक बात है, नहीं मगर फिर आप आजाद सिद्दीकी साहब, आपने एक जो है वो आपको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था इसके लिए, और आपने तो एक रिव्यू पिटीशन भी तैयार की थी। वो रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकी थी? देखिए मैं एक बात बताऊं, आपको पता है इनके पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल्स हैं, इनके सेनेटर बहुत तेज हैं, जाके चीफ जस्टिस तक इनकी अप्रोच भी है। रात 12 बजे जो कोर्ट बिठा लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं ना बिठा सकती। अब जो कुछ हुआ है, कोई एक सुमो तो आपने देखा, कोई आपने ऐसा मामला देखा? ये रिव्यू 12:30 बजे जो है ना, 12:30 बजे के करीब अपना कोर्ट के दफ्तर बंद हो गए थे। अब AOR वगैरह अगर गए हैं 2 बजे के बाद, तो 2 बजे के बाद तो कोई एंटरटेन करने वाला था नहीं, दफ्तर में था ही कोई नहीं। वो अलग बात है कि रजिस्ट्रार के घरों में हमारी अप्रोच तो है नहीं ना। तो अपना आप खुद सोचें कि उस दिन 12 बजे के करीब, 12 बजे तक तो कोई कंटेम्प्ट नहीं हुई थी ना। सुप्रीम कोर्ट 12 बजे आके बैठ गई, किसने बिठाया उनको 12 बजे? अपना जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं वो घर पहुंच गए किसी के? अच्छा यही छोड़े, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आके बैठ गई। अच्छा इसको छोड़े, इलेक्शन कमीशन भी आके, भैया कंटेम्प्ट होगी, कंटेम्प्ट आपको तो कोर्ट अटेंड करते रहते हैं, कंटेम्प्ट होगी, नोटिस होगा, शोकाज होगा, शहादत होगी, फिर सजा होनी है ना। डिस्क्वालिफिकेशन भी तब है जब सजा हो जाए। यूसुफ गिलानी का केस आप लोगों के सामने मौजूद है। यानी किस तरह का आपने इंप्रेशन देना शुरू किया और उसका नेगेटिव क्या गया? आपने अदारों के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की है और ये खलीज खत्म होनी चाहिए। यानी आपने इनको खत्म करना है, बढ़ाना है। बिल्कुल सही है। चले मैं एक चीज जो है वो डॉक्टर निसार चीमा साहब से पूछ के फिर मैं अगले सवाल पर आता हूँ। इसी पर पहले डॉक्टर साहब, आपकी वैसे राय क्या है कि क्या एक स्पीकर की तरफ से मंजूर किए गए इस्तीफों पर दूसरा आने वाला स्पीकर रूलिंग दे सकता है कि जी वो मंजूर करके गए हैं मगर मैं इसको नामंजूर करता हूँ? ये मुमकिन है? देखिए कि हर इंसान से गलती हो सकती है। जब ये क्लियर कट इसमें वाज़ेह रूल्स रेगुलेशन ये हैं, उसका असल जो है वो कानूनी पोजीशन ये है कि जिसने इस्तीफा देना है वो अपने हाथ से लिखे और उसकी फिर पर्सनल वेरिफिकेशन जो है वो होनी ज़रूरी है। और उसके लिए ज़ाहिर है कि वो उसने जाके स्पीकर के सामने पेश होके तो उसकी पर्सनल वेरिफिकेशन भी हो और उसके हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा हो। ये ना हो कि तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं की थी स्पीकर ने, कासिम सूरी साहब ने पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं की थी, एज्यूम कर रहे हैं? नहीं, ना सिर्फ नहीं, वो तो दूसरी स्टेज है। पहले तो जो है कि क्या सबके मेंबर्स के हाथ के लिखे हुए इस्तीफे आए हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो एक इकट्ठा एक इज्तिमाई इस्तीफा है जिसकी कानून ही नहीं रहे। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये इस मुल्क में जमहूरियत चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है मैं बदमाशी से, गुंडागर्दी से सारे मसाइल हल करूं। तो आइन और कानून तो फिर सवाल ही कोई पैदा नहीं होता कि आइन और कानून का सोचा जाए। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस बड़ा क्लियर है। अभी बैठकर जितने हो रही हैं, मिसाल के तौर पर मिफ्ता इस्माइल काम कर रहा है, मरियम औरंगज़ेब किस कैपेसिटी में काम कर रही हैं, अभी तक पोर्टफोलियो ही नहीं इनको मिला। और जितने ये फैसले हो रहे हैं ये सारे मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस की ना सिर्फ वायलेशन है बल्कि आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। वैसे तो इन्हें कहा जाए तो ये आर्टिकल 6 की बातें शुरू कर देते। आर्टिकल 6 की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आर्टिकल 4 और 5 की बात करूंगा कि एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये देखें, जमहूरियत किसका नाम है? जमहूरियत सच्चाई का नाम है, हकीकत का नाम है। आप खुल के कहें कि ये गलत हो रहा है, ये आइन तोड़ा है, ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं है। वो बहाने ढूंढे जाते हैं कि जनाब ऐसे। और मैं बता दूं आपको, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत में सिर्फ एक काम के लिए आए हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग अपना, और उसके बाद दूसरा क्या काम करना है, इन्होंने फंड एलोकेट करने हैं, बजट से पहले, बजट के बाद। फिर यही नहीं है, 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन के लगाने हैं, फैसला हो चुका है, वो इन्होंने लगाने हैं। फिर नैब को इन्होंने डाइल्यूट करना है, नैब की हद तक इन्होंने केसेस खत्म कराने हैं, FIA की हद तक इन्होंने, इंटीरियर मिनिस्ट्री का फड्डा है वो आपके सामने आ जाएगा अंदाजे पर। यही बातें नहीं रुकती हैं। उसके बाद इन्होंने, जैसे मैंने कहा है कि जिस तरह बैठकर मोहसिन दावड़ को, अली वजीर को जिस तरह माइक दिए गए, जो बातें की गई, फिर यहाँ लाहौर के अंदर 3 दहाड़े मेजर के साथ तशद्दुद किया गया, ये तो उम्मीदवारों को अंदाजा होगा ना कि आने वाले दिन में। फिर उसके बाद आगे जो खतरनाक बात है कि केयर टेकर सेट जो आगे लेके आना है वो भी तयशुदा है कि किस तरह लेके आना है। ये सब धांधली के हवाले से अगले इलाके। लेकिन अभी जो बात है ना, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में आना इसलिए नहीं चाहती है कि वो सारा नजरा इनके ऊपर गिर जाना है। चलें, मगर आपका तो आजाद ये तज्जिया, वो तो कहते हैं कि हम मुल्क की खिदमत करने। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।